ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। सबसे पहले डेफिनेशन, नाम से पता चल रहा है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो कि हम सुन सकते हैं, इंसानी कान सुन सकते हैं, उन्हें हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो हमारे कान सुन सकते हैं, उस रेंज को हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। नेक्स्ट पेज में देखें तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ए ह्यूमन ईयर कैन हेयर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसमें डेफिनेशन करने के बाद हमने इसको एक्सप्लेन करना है, और जो कुछ बाकी है हमारे पास वो एक्सप्लेनेशन है। वी से लेके 15,000 हर्ट्ज तक ये एक्सप्लेनेशन है। और एक्सप्लेनेशन में हमने ये बताना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से जो है वो आवाज़ पैदा होती है, और आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, और किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी से जो है वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। हर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। हमारे कान जो आवाज़ सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। हर्ट्ज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, और जो रेंज है हमारे कानों की वो 20 to 20,000 हर्ट्ज है। 20 से कम जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ें होंगी वो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज़ें होती हैं उतना तेज़ हमारा कान जो है वो वाइब्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो भी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। जो बच्चे जो होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ आसानी से सुन लेते हैं, इवन इससे थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो तो वो आसानी से सुन पाते हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो 15,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें जो हैं या इससे थोड़ी ऊंची जो है वो नहीं सुन पाते हैं। तो डिफेक्टेड एयर्स पे भी ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी रेंज की, और एज पे भी डिपेंड करती है ऑब्वियसली, क्योंकि एज के साथ साथ जो है वो कान थोड़ा डिफेक्टेड होता जाता है। तो ओवरऑल आवाज़ की वो फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकते हैं उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। आवाज़ जो होती है वो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से पैदा होती है, और जो रेंज है ह्यूमन एयर की वो 20 to 20,000 हर्ट्ज है। 20 से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान का पर्दा वाइब्रेट नहीं कर पाता उन पे। और जो फ्रीक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज की हैं वो बच्चे सुन पाते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा भी सुन पाते हैं, और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो 15,000 हर्ट्ज तक ही रुक जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। एमसीक्यूज हैं पेज नंबर 33 पे। पहला एमसीक्यू है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनमें से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल कौन सी है? इन चारों में से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने पढ़ी थी, ऐसे वेव्स जिसमें पार्टिकल के मीडियम बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। और पहला ही लिखा हुआ है साउंड वेव्स, और हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। इसका मतलब है साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हवा में आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं वेव की डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के, यानी कि वेव की डायरेक्शन के अलोंग बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। सेकंड एमसीक्यू है, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर एयर। आवाज़ जो होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है, किसी सोर्स से हम तक कैसे पहुंचती है? फर्स्ट में लिखा हुआ है बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। जब हमने लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव पढ़ा था तो उसमें हमने ट्यूनिंग फोक के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ट्यूनिंग फोक जो होता है अगर वो वाइब्रेट ना कर रहा हो तो उसके आगे एयर कॉलम जो होती है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है। लेकिन जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो आगे कंप्रेशन और रेरिफेक्शन एयर में पैदा होता है। तो इसका मतलब है कंप्रेस भी होती है हवा और रेरिफाई भी होती है। तो बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर, इसको आपने टिक करना है ए पार्ट। नंबर 3, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड जो होती है वो हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था कि वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स जिनके प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो साउंड वेव्स जो होते हैं, ये हमने कब एक टॉपिक भी पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट से भी वाज़े किया था कि मीडियम के बगैर जो होती है आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती है, सो दे आर मैकेनिकल वेव्स। तो नंबर 3 का बी पार्ट मैकेनिकल। नेक्स्ट है हमारे पास astronauts in space need to communicate with each other by radio link because स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, और हम जानते हैं आवाज़ जो है वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि आवाज़ के प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस में नहीं ट्रेवल कर सकती क्योंकि वहाँ पे मीडियम मौजूद ही नहीं है। नंबर 5, the loudness of a sound is most closely related to its। हमने loudness में factors upon which loudness depends, उसमें पहला ही factor हमने पढ़ा था amplitude of vibrating body। Greater the amplitude of the vibrating body, greater will be the loudness। तो loudness का गहरा ताल्लुक है amplitude के साथ। तो D part amplitude। Number 6, for a normal person, audible frequency range for sound wave lies between। अभी हमने आज ही पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है कितनी है, हमने पढ़ा था 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 हर्ट्ज की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलो हर्ट्ज। तो इसका मतलब भी यही है, क्योंकि किलो 1000 होता है, तो 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज बी पार्ट को ठीक करना है आपने। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, when the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? इनमें से कौन सा कम होगा, डिक्रीज होगा when the frequency of a sound wave is increased? फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी का मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बढ़ने से जो है हमारे पास जो है कौन सी चीज जो है वो डिक्रीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से सबसे पहले रिलेशन हमें पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी नीचे लिखा हुआ है वेवलेंथ, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो वैसा ही रहेगा, अगर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी वाइब्रेशन हम चेंज कर दें तो हम उसको ज्यादा ऊपर नीचे नहीं वाइब्रेट कर रहे। एक स्ट्रिंग है, उसको दीवार के साथ ज्वाइन किया और अपने हाथ से वाइब्रेट कर रहे हैं, और अपने हाथ की वाइब्रेशन चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं हम। तो वाइब्रेशन जो है अगर हम ज्यादा ऊपर नीचे हाथ को मूव करते हैं तो ही एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ कहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड उतना ही रहता है, लेकिन वेव्स की तादाद बढ़ जाती है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, एक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आता है f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। आप पेज पे लिख के देख सकते हैं, या यहाँ साथ लिख लें आप स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखें और इसको रीअरेंज करें तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा बन जाएगा। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जिसको वेवलेंथ कहते हैं, इनमें रेसिप्रोकल का रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो तो हमने टिक करना ही है, लेकिन फर्दर एक और रिलेशन देखते हैं। एक रिलेशन है f इज इक्वल टू 1 ओवर टी, स्मॉल f इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड वाला कैपिटल T, f इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देयरफॉर टाइम पीरियड विल आल्सो डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है और पीरियड भी डिक्रीज होता है, टाइम पीरियड भी। तो 1 और 2 ओनली जो है हमारे पास सी पार्ट में लिखा हुआ है, तो 1 और 2 ओनली जो है इसको हम टिक करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बुक ओपन करें पेज 35 पे, फर्स्ट न्यूमेरिकल है 11.1। A normal conservation involves sound intensities of about 3 into 10 raised power -6 watt per meter square। इंटेंसिटी उसने हमें दे दी है। अगर आप देखें तो हमने ये डाटा में सबसे पहले
पॉइंट नंबर 1 करके हमने लिखा है फर्स्ट इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि दो इंटेंसिटी हैं इस क्वेश्चन में, बेसिकली दो सवाल इसने अलग अलग हमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें इंटेंसिटी दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल? डेसिबल लेवल का मतलब होता है इंटेंसिटी लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसने कहा है कि फर्स्ट साउंड की लेवल यानी कि इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है, जिसको L माइनस एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रैकेट में लगा के हमने 1 लिख दिया है क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं 11.1 में। फर्स्ट पार्ट में इंटेंसिटी लेवल L माइनस एल नॉट फर्स्ट मालूम करनी है, वो अननोन है, और आई नॉट जो है वो हमें मालूम होना चाहिए। आई नॉट फिक्स है, जो कि फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में ये आएगी। तो पहला हिस्सा जो है उसका डाटा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई नॉट हमें मालूम है, इंटेंसिटी लेवल I1 उसने दी हुई थी, और साउंड इंटेंसिटी उसने I1 उसने दी हुई थी, और साउंड इंटेंसिटी लेवल वो हमने मालूम करना है L माइनस एल नॉट। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, नीचे हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट में L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log I ओवर आई नॉट। फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन सबसे पहले हमने इस मेन फार्मूले को फर्स्ट पार्ट के मुताबिक चेंज किया, यानी कि L माइनस एल नॉट की जगह पे हमने 1 साल लगा दिया क्योंकि फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, और 10 log I की जगह पे I1 लिख दिया, और नीचे I नॉट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। वैल्यूज पुट करें, 10 log I1 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6 है, और I नॉट की वैल्यू 10 की पावर -12 है। 10 की -12 ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आ गया 10 log 3 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर 12। 10 की -6 और प्लस 12, 10 की 6 बन गई। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आई 10 log 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। हमने लॉगरिथम के लॉ पढ़े थे, log nm, मैथ में पढ़ा हुआ है आपने 9th क्लास में, log nm इज इक्वल टू log n प्लस log m। तो हमने यही काम यहाँ पे किया, 10 जो है वो बाहर था, उसके ब्रैकेट में रखा, और log 3 इंटू 10 की पावर 6 में लॉ लगाया, तो log 3 प्लस log 10 की पावर 6 आ गया। और पावर जो होती है वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, तो अगले स्टेप में हमने पावर लॉग से पहले लिख दी। तो 10 log 3 प्लस 6 log 10 आ गया, और वैल्यूज पुट करते हैं। कैलकुलेटर से log 3 लें तो 0.477, और log 10 1 के बराबर होता है, 6 आ गया। 6 और 0.477 को ऐड कर दिया तो 6.477, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 64.77 डेसिबल आ गया। डेसिबल साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट हमें याद होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। आई की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप देख सकते हैं डाटा में हमने लिख दिया I2 मालूम करना है, क्योंकि 2 आई आ रहे थे, सेकंड पार्ट में I2 हमने लिख दिया। फॉर 10 डेसिबल, 10 डेसिबल, डेसिबल यूनिट होता है इंटेंसिटी लेवल का, इसका मतलब है L माइनस एल नॉट की वैल्यू जो है उसने हमें दे दी है, जो कि 100 डेसिबल उसने दी हुई है। तो हमने लिख दिया L माइनस एल नॉट, 2 हमने लगा लिया क्योंकि सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 100 डेसिबल। अब इसमें I2 जो है वो मालूम करना है, जबकि L माइनस एल नॉट की वैल्यू उसने दे दी है। तो सेकंड पार्ट में दोबारा से हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, L माइनस एल नॉट, 2 हमने साल लगा लिया, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 10 log I2 ओवर आई नॉट। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, वैल्यूज पुट कर दें। L माइनस एल नॉट 2 जो है ये 100 दिया हुआ था, 10 log I2 हमने मालूम करना है, और आई नॉट 10 की पावर -12 है, और 10 की पावर -12 ऊपर चला जाएगा, तो log I2 10 की पावर 12 हो गया, और जो 10 log से पहले था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया। 100 को डिवाइड किया 10 से, तो 10 इज इक्वल टू log I2 10 की पावर 12। चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारे पास लॉगरिथम के लॉ में मौजूद था, तो आप याद रखें कि log के नीचे बेस 10 है, जेन में रखें, log के नीचे बेस 10 है, तो 10 के ऊपर जो ऑपोजिट साइड वाली वैल्यू 10 है वो उसके ऊपर आ जाती है। 10 जो बेस था उसके ऊपर ऑपोजिट वाली साइड 10 वैसे आ गई, और आगे जो वैल्यू थी I2 10 की पावर 12, ये हमारे पास
राइट साइड में आ जाएगी। तो आपने याद रखना है जो आप लोगों ने लॉग पढ़ा था उसके मुताबिक बेस जो होती है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेस जो होती है सबसे पहले लिखते हैं जो कि लॉग के नीचे बेस 10 है और फिर ऑपोजिट साइड में जो 10 होता है वो पावर में आ जाता है और आगे जो वैल्यू होती है लॉग के वो वैसे सेपरेटली राइट साइड में आ जाती है। और 10 की पावर 12 जो होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में, उधर जाके डिवाइड हो गया और डिवाइड करने से पावर ऊपर चली गई तो 10 की पावर 10 माइनस 12 हो गया और 10 की पावर हमारे पास आ गया -2। तो पावर 10 की 12 जब डिवाइड हुई तो ऊपर गई -12 और 10 की पावर -2 आ गया। 10 की पावर -2 को हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज कर दिया। 10 की पावर -2 के साथ 1 तो हमेशा ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो पॉइंट शिफ्ट किया हमने, -2 का मतलब 1 को डिवाइड किया 2 दफ़ा 10 से तो 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर आई का यूनिट होता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है।